blood and coagulation mechanism, राइट। चलिए बात करते हैं ब्लड की। ब्लड क्या है, तो अपन कह रहे हैं कि ब्लड इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। कैसा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। टिश्यू के 4 टाइप्स थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। उसमें से ब्लड कैसा टिश्यू है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट चीज कह रहे हैं कि ब्लड लिक्विड फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। कलर कैसा है, रेडिन कलर है। कैसा कलर है, रेडिन कलर है। और रेडिन कलर कब है, जब ब्लड कैसा हो, आर्टीरियल हो। अगर आर्टरी से लिया हुआ ब्लड है तो वो कैसा है, आपका रेड है, और नहीं तो आपका कैसा है, डार्क रेड। ठीक है, ये तो फ्रेश और ये डार्क रेड होता है आपका वीनस का। ठीक है, इसका ब्राइट होगा और ये काफी डार्क होगा, वो वीनस का होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की 7.35 टू 7.45 पीएच होती है। नेक्स्ट ब्लड का अगर कंपोनेंट की बात करें, किसकी बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो अपन कह रहे हैं ब्लड जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना है। किस किस से, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। प्लाज्मा 55% होता है और 40% क्या होती है, सेल्स होती है। इसको और आगे अगर अपन करें तो प्लाज्मा का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन्स। कौन सा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है, एल्बुमिन। दूसरा कौन सा होता है, ग्लोबुलिन। ब्लड सेल्स होती हैं, कितनी सेल्स हैं, 3। कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, राइट। ये अपन ने पढ़ा ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। कलर क्या है, रेडिन कलर है। ब्राइट रेडिन कलर जब आर्टरी से लोगे और वीनस से लोगे तो डार्क रेड कलर का होगा। पीएच कितनी है, 7.35 से 7.45 है। कंपोनेंट क्या है, मतलब ब्लड किन किन से मिलके बना है, तो ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल से मिलके बना है। प्लाज्मा 55% होता है, जिसके अंदर मोस्ट एबंडेंट चीज होती है प्रोटीन, मतलब सबसे ज्यादा क्या होता है, तो प्रोटीन होते हैं। कौन सा, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। सबसे ज्यादा कौन सा होता है, एल्बुमिन। फिर बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो कितने परसेंट है, 45%। कौन सी सेल्स होती है, 3 सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कोएगुलेशन मैकेनिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं कोएगुलेशन मैकेनिज्म की। ये मैंने कोएगुलेशन मैकेनिज्म यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो अब देखिए कोएगुलेशन का मतलब क्या है, कोएगुलेशन का मतलब है ब्लड का थक्का बनना। ब्लड का क्या होना, थक्का बनना। इसका मतलब है क्लॉट बनना। अगर चोट लगती है, ब्लड आता है, थोड़ी देर बाद में वहाँ क्या बन जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है। उस प्रोसेस को कोएगुलेशन कहते हैं। चलिए कोएगुलेशन होता कैसे है, उसको कहते हैं कि कोएगुलेशन का मैकेनिज्म क्या है, कि ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो ब्लड क्लॉट होने के 2 पाथवे हैं। कितने पाथवे हैं, 2 पाथवे। कौन कौन से पाथवे, एक तो होता है इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। कौन कौन से पाथवे, एक इंट्रिंसिक है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। दोनों पाथवे अलग अलग चलते हैं, राइट। अलग अलग चलेंगे पर लास्ट में कॉमन जाके एक ही काम होता है दोनों का। वो क्या होता है, फाइब्रिन बनाना। क्या बनाना, फाइब्रिन बनाना। फाइब्रिन का मतलब होता है क्लॉट। यहाँ देखिए लिखा हुआ फाइब्रिन, और फाइब्रिन का मतलब क्या होता है, क्लॉट। आपका क्लॉट बना दिया, तो ब्लीडिंग रुकने से मतलब है आपको। तो अपन कह रहे हैं कि कोएगुलेशन मैकेनिज्म के 2 पाथवे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। बात करते हैं सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे की। हुआ क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब है कि अगर किसी भी इंसान को ब्लड वेसल्स, क्या है, ब्लड वेसल्स, इसका मतलब कोई भी आर्टरी, वेन, ये सब ब्लड वेसल्स है। तो ब्लड वेसल पे क्या हुआ, चोट लगी
और चोट लगते ही यहाँ की जो ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियल है, जो एंडोथीलियल सेल्स होती है, वो ऑटोमेटिकली क्या करती है, इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, और इंफॉर्मेशन जैसे ही पहुंचाएगी तो वहां से फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होंगे, ठीक है, और प्लेटलेट्स इसको रिलीज करवाएगी और ये एक्टिवेट करते हैं HMW को। किसको? HMW को, हाई मॉलिक्यूलर वेट किनोजल को एक्टिवेट करते हैं। और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, राइट, वैसे ही ये 12 नंबर का जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है, कितना नंबर? 12 नंबर का जो कोएगुलेटिंग फैक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक्टिवेट होने को अपन A लिख रहे हैं। तो ये जब HMW काम करेगा तो 12 एक्टिवेट हुआ 12A में, फिर 12A एक्टिवेट किसको करता है? 11th नंबर फैक्टर को करता है। कितने नंबर फैक्टर को? 11 नंबर फैक्टर को। और सेम 11 नंबर फैक्टर भी एक्टिवेट हुआ, और ये जैसे ही एक्टिवेट होगा तो ये करेगा फैक्टर नंबर 9 को। पहले किसको किया? 12 को, 12 ने एक्टिवेट किया 11 को, और 11 ने किया 9 को। 10 नंबर इसके आगे। जब 9 नंबर एक्टिवेट हुआ तो 9 नंबर ने 10 नंबर को एक्टिवेट किया। उल्टा 10 नंबर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए ये क्या करता है, एक के एक्टिवेशन से जगेगा नहीं। तो इसमें फैक्टर नंबर 8 भी क्या करता है? 10 नंबर को एक्टिवेट करता है। और एक कैल्शियम है, वो भी कितने को एक्टिवेट करता है? 10th को एक्टिवेट करता है। और इसके साथ होती है प्लेटलेट, ये भी एक्टिवेट किसको करती है? 10 नंबर को। इसका मतलब है कि 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर से ध्यान रखिएगा, सीरीज 12, 11, 9, 8 और फिर आएगा 10, राइट। तो 12 से 2 छोड़ने, 12 और 11, फिर 10 नीचे लिखना है, 9 और 8, राइट, और फिर क्या लिखना है? 10 लिखना है, राइट। ध्यान रखिएगा, 12, 11, बीच में आ गया 10, 9 एंड 8, राइट। इस 10 को कहाँ लिखना है? या नीचे लिखना है। तो 12 एक्टिवेट करेगा 11 को, 11 एक्टिवेट करेगा 9 को, और 9 जो है वो भी 10 को करेगा, और 8 भी किसको करेगा? 10 को एक्टिवेट करेगा। और 10 नंबर सबसे भारी नंबर है। ये एक्टिवेट होने के लिए जो है वो 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। फैक्टर नंबर 8 भी 10 को एक्टिवेट करता है, फैक्टर नंबर 9 भी 10 को एक्टिवेट करता है, कैल्शियम भी 10 को एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट भी 10 को एक्टिवेट करती है। चलिए, यहां तक तो होता है ये इंट्रिंसिक पाथवे, 10 नंबर को एक्टिवेट करने तक। चलिए अब बात करते हैं एक्सटेंसिव पाथवे की। तो एक्सटेंसिव पाथवे एक्टिवेट कब होता है? जब कभी भी कोई भी ट्रॉमा हो जाए, टिश्यू के ऊपर ट्रॉमा हो गया, चोट लग गई। जैसे चोट लगी तो वहां का टिश्यू जो है वो क्या रिलीज करेगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? कैल्शियम की प्रेजेंस में फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करेगा। तो ये फैक्टर नंबर 7 एक्टिवेट हुआ, किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में, राइट। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, 12, 11, 9, 8 और 10 हो गए, बच्चा कौन सा नंबर? 7 नंबर। तो 7 एकमात्र नंबर है जो किधर से आता है? एक्सटेंसिव पाथवे से आता है, बाहर से आता है, बाकी ये सब अंदर ही है, राइट। चलिए, जब 7 एक्टिवेट हुआ तो ये 7 भी किसको एक्टिवेट कराने में लग जाता है? 10 को एक्टिवेट कराने में। तो 10 नंबर सबसे भारी नंबर है। अब याद क्या रखना है कि इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे का कॉमन रास्ता कौन सा है? फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट करना, दोनों का कॉमन काम है, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन कह रहे हैं 10th आया, 10th एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट के साथ में 10 जब एक्टिवेट हुआ तो उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया। किसको चेंज किया? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज किया। और ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए सिर्फ 10 नंबर से कुछ नहीं होगा, इसके साथ आपको 5A भी लाना पड़ेगा, कैल्शियम भी आएगा, प्लेटलेट भी आएगी, और इस प्रोथ्रोम्बिन को किसमें चेंज करना पड़ेगा? थ्रोम्बिन में चेंज करना पड़ेगा, राइट। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को तो किसमें बदलेगा? फाइब्रिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलेगा। पर ये जब
फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है ये थ्रोम्बिन, तो ये जो फाइब्रिन बनता है ये क्या बनता है, सॉल्युबल फाइब्रिन बनता है, सॉल्युबल फाइब्रिन बनेगा, राइट। तो क्या होगा, आपको पता होगा आपके चोट लगी और यहाँ पे थक्का बना, ठीक है, फिर आपने क्या किया, थोड़ा सा उसको हटाया तो वो हट गया और वापस ब्लड आने लग गया। इसका मतलब है अभी तक वो पूरा क्लॉट नहीं हुआ है और आपने वो क्या कर दिया, निकाल दिया, तो वो क्लॉट कैसा है, सॉल्युबल क्लॉट है, राइट। चलिए, उस क्लॉट को हार्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस क्लॉट को हार्ड बनाने के लिए आपको फैक्टर नंबर 13 को एक्टिवेट करना पड़ेगा। कितने नंबर को एक्टिवेट करना पड़ेगा, 13 को। मैंने यहाँ पे शुरुआत की थी 12 से, तो 13 नंबर सबसे फाइनल रिजल्ट देगा कि 13 नंबर जो है वो एक्टिवेट होगा 13A में, और वो क्या करेगा, इस फाइब्रिन को, जो सॉल्युबल फाइब्रिन है, इसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन बनाएगा। कैसा बनाएगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन बनाएगा, और ये क्लॉट जो है वो सही क्लॉट होगा, राइट। तो मैं कह रहा था कि 13 नंबर को एक्टिवेट करने के लिए भी कौन काम आता है, थ्रोम्बिन काम आता है। तो ये मैकेनिज्म चलता है आपका कोएगुलेशन मैकेनिज्म। तो ध्यान से याद रखना है आपको कि रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। कोएगुलेशन मैकेनिज्म के कितने पाथवे हैं, 2 पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से फैक्टर है, 12 11 में कन्वर्ट होगा, 11 9 में होगा, 9 10 को करेगा, ठीक है। 10 बहुत भारी नंबर है, इसलिए इसमें और ज्यादा मेंबर चाहिए। कौन कौन से फैक्टर नंबर 8 भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, प्लेटलेट भी चाहिए, राइट। चलिए, नेक्स्ट एक्सट्रिंसिक पाथवे, टिश्यू ट्रॉमा हुआ, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट रिलीज हुआ, फैक्टर नंबर 7A में चेंज हुआ। 7 भी किसको एक्टिवेट करेगा, 10 को करेगा। चलिए, अब 10 किसको चेंज करेगा, तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करेगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करेगा, और फाइब्रिन जब सॉल्युबल है तो उसको इनसॉल्युबल फाइब्रिन बनाने के लिए फैक्टर नंबर 13 एक्टिवेट होगा, और इस सॉल्युबल फाइब्रिन को इनसॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ये मैकेनिज्म कोएगुलेशन मैकेनिज्म कहलाता है, राइट।